अपने अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पशुपेश में फंसी कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पार्टी के अंदर उठा इस्तीफों का तूफान अभी थमा नहीं। जहां एक ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया, तो वहीं उनके समर्थन में कश्मीर के 5 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब पार्टी को ताजा झटका तेलंगाना और मध्य प्रदेश में लगा है। तेलंगाना में जहां पार्टी के पूर्व सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी के 3 जिला अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इस्तीफों के दौर को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद M.A. खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी आजाद की तरह राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। जिस तरह 5 पन्नों के त्यागपत्र में आजाद ने राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए उन्हें एक नॉन सीरियस नेता करार दिया था, वहीं M.A. खान ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी द्वारा पार्टी के उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। खान ने आगे कहा, उनके सोचने के तरीके अलग हैं, जो ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक किसी भी कार्यकर्ता से मेल नहीं खाती है। पार्टी के तमाम दिग्गज जिन्होंने दशकों तक पार्टी को मजबूत किया, अब पार्टी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी यह भी नहीं जानते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है। स्थिति को देखते हुए मेरे पास पार्टी से इस्तीफा देने के फैसले करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं उधर मध्य प्रदेश में हाल ही में मुरैना से विधायक राकेश मावई ने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कल पीसीसी कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन बैठक के बाद 3 और जिला अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें अनूपपुर से फुंदेलाल मार्को, खारगौन से झूमा सोलंकी और रतलाम से हर्ष विजय गहलोत का नाम शामिल है। सभी अध्यक्षों ने फिर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद मावई ने कहा था कि वे प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले एक पार्टी एक पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वे नगरीय निकाय चुनाव से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे। इतना ही नहीं, पार्टी में उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी। अपनों को टिकट न मिलने से नाराज मवई ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बहरहाल कांग्रेस में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार हो रहे इस्तीफों से देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुश्किलें बेतरतीब बढ़ रही हैं। पार्टी को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में धोखे की नींव पर बनाई गई सत्ता हाथ से गई तो परिवारवादी राजनीति के वारिसों को बड़ा झटका लग गया। अब वो बदहवास हर रोज खुद को धोखा दिए जाने की बात करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए धोखा तो उन्होंने अपने सहयोगियों को दिया था। अब तो बस उस धोखे का बदला लिया गया है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा की नई सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बागी धड़े को गद्दार बता रहे हैं। लेकिन अब शिंदे गुट ने भी ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को निशाना नहीं बनाने की अपनी कसम तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य पर जमकर हमले बोले हैं। विधायकों ने आदित्य पर निशाना साधते हुए विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर उनके खिलाफ बैनर दिखाए, जिन पर लिखा था, युवराजांची दिशा चुकली, यानी युवराज रास्ता भटक गए हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर पैसे के लिए पार्टी से बगावत करने का आरोप लगाते हुए 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगाए थे और उन्हें गद्दार कहा था। इसके बाद शिंदे गुट के विधायकों ने ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को निशाना नहीं बनाने का संकल्प तोड़ते हुए पूर्व मंत्री को युवराज बताते हुए निशाना साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायकों को लगता है कि आदित्य ठाकरे ने सीमा पार की है और वह उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, जिससे उन पर पलटवार करने का समय आ गया है। भाजपा और शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना के नियंत्रण वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बैनर दिखाए थे। साथ ही आरोप लगाया था कि ठाकरे पिता पुत्र ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। कुछ बैनर पर लिखा था, राजा उद्धव कोविड-19 के डर से घर में रहे, जबकि युवराज आदित्य ने खजाना लूटा। वहीं शिंदे गुट ने बीएमसी में ठाकरे पिता पुत्र के सहयोग से भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ जून में विद्रोह करने के बाद से विधायकों ने संभवतः पहली बार
ठाकरे पिता पुत्र को निशाना बनाया है। मुंबई के माहिम से विधायक एवं शिवसेना के बागी धड़े में शामिल सदा सर्वांकर ने कहा कि आदित्य हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन उन्होंने ही एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुत्व की पीठ में छुरा घोंपा है। हम कब तक उनके इन आरोपों को सुनेंगे। शिवसेना के एक अन्य बागी विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि आदित्य द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का मुकाबला करने के लिए उन पर हमला करना आवश्यक है। जबकि विधायक योगेश कदम ने कहा कि हम अभी तक चुप थे क्योंकि ठाकरे उपनाम उनके साथ जुड़ा है, लेकिन अगर अब आप हम पर हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कि आदित्य पिछले कुछ दिनों से बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उन्हें गद्दार बताते हुए उन पर ऐसे समय में उनके पिता की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगा रहे हैं जब वे बीमार थे। गौरतलब है कि शिंदे गुट के विधायकों की बगावत के कारण ही महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस भले ही सत्तासीन हो, लेकिन राज्य में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले, सरकार की तुष्टीकरण नीति और पार्टी की आंतरिक कलह की वजह से उसकी साख पिछले कुछ वक्त से लगातार गिर रही है। अब इस गिरती साख में एक और बट्टा लग चुका है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले हुए छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित कैंपस चुनावों में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटी में 5 पर एबीवीपी, 2 पर एसएफआई, बाकी 7 पर निर्दलीयों का कब्जा हुआ है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गढ़ में भी एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर, सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर में एनएसयूआई का हार का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई को राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों में से एक भी विश्वविद्यालय में जीत नहीं मिल सकी है। हालात यह है कि जिन 14 यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई चुनाव हारी है, वहां से गहलोत सरकार के 16 मंत्री आते हैं, जिनमें से 14 दिग्गजों का तो उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज से सीधा संबंध भी है। राजनीतिक जानकार इसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी पूरी तरह से युवाओं को अलोकप्रिय हो चुकी है और इसका असर अगले साल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि राज्य की सत्ता से अब कांग्रेस की विदाई लगभग तय है। वहीं राजस्थान सरकार के अधिकतर मंत्री इन विश्वविद्यालयों में या तो पढ़े हैं या उनका सीधे तौर पर कोई और संबंध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के जेएनवीयू के पूर्व विद्यार्थी हैं, जबकि सीकर के एसके कॉलेज में गोविंद डोटासरा ने पढ़ाई की है। इसी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह अध्यक्ष रह चुके हैं। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय खुद विश्वेंद्र सिंह के पूर्वजों के नाम से है। ऐसे में इन सभी यूनिवर्सिटी से ज्यादातर मंत्रियों का जुड़ाव रहा है। यही नहीं, गहलोत के मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, टीकाराम जूली और ममता भूपेश के गढ़ में एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के गृह जिले जोधपुर में दोनों विश्वविद्यालयों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और एमबीएम यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा। जिस जेएनवीयू में कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ाई की थी, उसमें एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी और एमबीएम से निर्दलीय चंद्राशु खीरिया ने जीत हासिल की है। वहीं छात्र संघ चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उपजा असंतोष सड़क पर आ सकता है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने हाल ही में इशारों में ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा था। मुरारी लाल ने कहा था कि एनएसयूआई के टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती है। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में से मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका को एनएसयूआई से टिकट नहीं दिया गया था। निहारिका जोरवाल ने बगावत पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही। बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने निहारिका जोरवाल को 1300 से अधिक मतों से हराया। वहीं अब माना जा रहा है कि करारी हार पर एनएसयूआई में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। बहरहाल छात्र संघ के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर बनकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा, सोनिया गांधी यह ऐलान नहीं करना चाहती। माना जा रहा है कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद के लिए किसी कठपुतली का एक चुनाव कर लेंगी, उसके बाद तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। गांधी परिवार की इस चाल को भांपते हुए G23 के नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक तरह से चेतावनी दे डाली।
उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को बचाने के लिए अब कदम उठाने होंगे और अगर किसी को कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैक सीट ड्राइविंग की कोशिश हुई तो कांग्रेस नहीं बच पाएगी। उन्होंने इतना ही नहीं, चौहान ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी समेत सभी पदों के लिए चुनाव होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। जम्मू और कश्मीर में बहुत ही जूनियर और बाहर से आए व्यक्ति तारिक हमीद कर्रा को पीएसी का प्रमुख बनाया गया और आजाद साहब को सदस्य बनाया गया। इसका क्या कारण था? क्या इस पर चर्चा हुई? आजाद साहब को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि उनकी कोई कद्र नहीं है। एक तरफ सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं का चुनाव अभियान में शामिल किया जाए, उन्हें कुछ न कुछ जिम्मेदारी भी दी थी। नीचे वाले लोगों जिन्हें आजाद साहब ने कोटरी कहा, उन्होंने सोनिया जी की बात भी नहीं मानी। आजाद द्वारा त्यागपत्र में उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि आजाद साहब के त्यागपत्र में कुछ निजी आरोप हैं, उन पर कुछ नहीं कहूंगा। आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और कुछ अन्य नेताओं के नामों से जुड़ी चर्चा पर चौहान ने सवाल किया, क्या चुनाव से पहले नाम तय हो जाएगा? तब चुनाव तारीख बताई जाएगी। चौहान ने कहा कि आप चुनाव की तारीख तय करिए, जिसको पर्चा भरना है वो सामने आएगा। उल्टी प्रक्रिया क्यों खड़ी कर रहे हैं? आप पहले से नाम सुनिश्चित करेंगे और फिर चुनाव कराएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? चुनाव कराइए, जिसको लड़ना होगा वह लड़ेगा। चौहान ने कांग्रेस में संगठन के हर स्तर पर चुनाव कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक सभी पदों पर चुनाव होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की केजरीवाल एंड कंपनी पूरे वक्त ये कहती रही कि अगर उनकी सरकार आई तो आम जनता के पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा और कहीं भी कोई गलत पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन कर्ज में डूबे पंजाब में सत्ता पाने के बाद आम आदमी पार्टी अपने सभी वादे जैसे यादाश्त खोने की तरह भूल चुकी है। वो लगातार अपने खर्चे बढ़ा रही है और आम आदमी के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी मुखिया केजरीवाल की निजी यात्राओं और पार्टी रैलियों का खर्च भी सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब दोनों ने अपने होटल में रुकने और खाने तक का बिल भी सरकारी खजाने के हिस्से मर दिया। यह हाल तब है जब पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। यही नहीं, पंजाब का कुल कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 42.5% से बढ़कर 46.8% हो गया है, जिसके ऊपर आरबीआई की रिपोर्ट में भी चिंता जताई जा चुकी है। दरअसल पंजाब में 4 स्टार होटल के 2.18 लाख रुपए बिल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जालंधर के एक होटल में रुके थे, जिसका 2.18 लाख रुपए का बिल प्रशासन को भेजा गया है। इसका खुलासा होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह और सुखपाल खैरा ने पूछा कि थोड़ी दूर पर ही सर्किट हाउस था, वहां क्यों नहीं रुके? इस कार्यक्रम का पैसा सरकार क्यों दे? 15 जून को केजरीवाल और भगवंत मान ने जालंधर से नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बसों को हरी झंडी दी थी। आरटीआई सूचना से पता चला कि वो करीब 3 घंटे होटल में रुके। इस दौरान 6 कमरों का 1.47 लाख और 38 लंच बॉक्स पर 80,712 रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राम कुमार झा के रुकने और स्टे पर 50,902 रुपए, 17,788 रुपए केजरीवाल की रूम सर्विस, 22,836 रुपए सीएम मान की रूम सर्विस, 15,460 रुपए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत, 22,416 रुपए प्रकाश झा और 8,062 रुपए केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी की रूम सर्विस के बदले चार्ज किए गए। इसीलिए विधायक प्रगट सिंह ने सरकारी खजाने से अदायगी पर सवाल उठाए हैं। प्रगट सिंह ने कहा कि यह कथित आम आदमी केजरीवाल और भगवंत मान की असलियत है। दिल्ली बसों को झंडी देने का ड्रामा करने आए केजरीवाल और उनके साथियों का 4 स्टार होटल में रुकने का बिल 2.18 लाख रुपए आता है, जिसका बोझ पंजाब के खजाने पर पड़ना है। क्या आम आदमी पार्टी अब हर रोज कुछ घंटे रुकने के लिए इस तरह लाखों रुपए बर्बाद करेगी? क्या सीएम मान और उनके दिल्ली के बॉस को सर्किट हाउस पसंद नहीं आ रहे? थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सारा बिल पार्टी अपने फंड से भरे। वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि अगर यह दोनों सच्चे आम आदमी हैं तो बिल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल खुद भरें। एक दिन में लाखों के बिल के लिए पब्लिक मनी क्यों यूज हो? खैरा ने पूछा कि 1 किलोमीटर दूरी पर सर्किट हाउस में क्यों नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर बुरी तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी सरकार अभी विपक्ष के हमलों से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और घोटाले की जांच ने उसकी पोल खोलते हुए उसका सरदर्द बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम्स के निर्माण को लेकर मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। सरकार पर आरोप है कि उसने सीधे तौर पर लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की है। खास बात यह है कि शराब घोटाले की तरह ही यह मामला भी सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का कार्यभार उन्हीं के पास है। और अब अपने झूठे काम को लेकर बड़ी बड़ी हाँक रहे सिसोदिया के विभाग में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार पर उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। दरअसल यह मामला दिल्ली के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। नए कमरे बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 207 स्कूल चुने थे। 195 स्कूल के लिए टेंडर हुआ, लेकिन कमरे बने सिर्फ 141 स्कूल में, और इसमें भी टेंडर 800 करोड़ रुपए का निकाला गया था। बाद में 38 करोड़ रुपए और बढ़ गए, जबकि दिल्ली सरकार ने इसी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए, जो बिना किसी टेंडर को निकाले ही पास कर दिए गए। अब सवाल यह है कि 838 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए दिल्ली सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। और अब इस मामले को लेकर उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। उपराज्यपाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। शराब घोटाले के जिन्न से पहले ही परेशान केजरीवाल सरकार के लिए यह एक ऐसी चोट है जिसका जवाब अब तक उनके पास नहीं है। जबकि भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और कामकाज को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेता विजय गुप्ता ने इस बारे में कहा है कि 25 जुलाई 2019 को हमने चीफ विजिलेंस कमीशन से शिकायत की थी कि दिल्ली सरकार स्कूलों में जो कमरे बना रही है उनमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्यन जैन के बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट से करीबी संबंध होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट से दिल्ली सरकार का क्या रिश्ता है, इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मंत्रियों के करीबी बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट के साथ मिलकर सरकार ने 500 करोड़ की ज्यादा पेमेंट की और इसे बिना किसी गारंटी, कंपटीशन और टेंडर के दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने इस मामले की रिपोर्ट तो फरवरी 2020 में ही दे दी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है, वो ये बताए कि 2020 में आई इस रिपोर्ट को अब तक सरकार दबाकर क्यों बैठी रही। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सीरीज ऑफ करप्शन मौजूद है। विद्या के मंदिरों को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। सीवीसी की रिपोर्ट में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 1315 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से भी ज्यादा खर्च कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।